नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि लैंड स्कैम, खासतौर पर रोशनी स्कैम का जिसे नाम दिया गया है, उस पर बड़े नाम सामने आ रहे हैं। कल जहां डॉक्टर हसीब द्राबू का नाम भी इसमें शामिल हो रहा था और उसके साथ साथ डॉक्टर हसीब द्राबू से लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुतअद्दिद लीडरान का नाम सामने आया था, वहीं पर आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी नाम इसमें सामने आया है। लेकिन क्या वाकई इस मामले में या इस घपले में ये सभी नाम शामिल है और इन पर सरकार क्या कुछ करती है और ये पूरा लैंड स्कैम है क्या और रोशनी एक्ट है क्या, यह हम आपको विस्तार से और तफसील से जरूर बताएंगे। लेकिन जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर इल्जाम लगे हैं कि वो भी इस घपले में शामिल है, यानी उन्होंने भी कुछ जमीन जो है वो एनक्रोच की है या उन कोड़ियों के दाम हासिल किए होंगे, तो उस पर हम मजीद बात करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर इल्जाम लगे हैं उनकी सदाकत क्या है, यह हमने जानने की कोशिश की है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ही। गुलिस्तान न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर ने अभी बात की है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से। उन्होंने क्या कहा वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इतना जरूर हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर अब्दुल्ला का मानना है कि उन्हें खामखा पर तंग किया जा रहा है और साथ ही साथ जो उन पर इल्जामात लगाए गए हैं घपले की, जमीन हड़प करने की, वो भी बेबुनियाद है। दरअसल सरकार उन्हें तंग करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथी इशफाक गौहर के साथ बात करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा है टेलीफोन पर, आइए आप तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज से बात करने के लिए। अभी जो खबरें कल से बहुत ज़्यादा गश्त कर रही हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब और उनके बहुत सारे हामी जो हैं, वर्कर जो हैं, उन्हें प्लॉट बांटे गए हैं और सरीहन खिलाफ वर्जी की गई है रोशनी एक्ट की। आप किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं जो कल से चल रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अल्लाह का करम है कि मेरा घर न श्रीनगर में न जम्मू में रोशनी के एक्ट के तहत है। मैंने रोशनी के एक्ट को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है और जो ये कह रहे हैं वो बेबुनियाद है और झूठ है। डॉक्टर जो लिस्ट में नाम आए हैं, फिर जो सूबाई कमेटी अपनी वेबसाइट पर डाल रही है, वो कैसी लिस्ट है? क्योंकि आप खुद चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो क्या कुछ हो सकता है वो? देखिए, जहां तक ये रोशनी एक्ट था जी, ये आपको याद है गुलाम नबी आजाद साहब के वक्त में इस पे कार्रवाई की गई थी जी। कोशिश ये थी कि इससे बिजली के जो प्रोजेक्ट बनेंगे उनके लिए पैसा जमा किया जाएगा जी। मैंने इसमें कोई भी हिस्सा नहीं लिया है। न मैंने यहाँ घर जो मेरा है वो रोशनी के एक्ट के तहत है, न जो जम्मू में घर है वो रोशनी के एक्ट के तहत है। मैं समझता हूँ ये गलत बेबुनियाद बातें इस वक्त की जा रही है क्योंकि इलेक्शन है और ये चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला को जितना बदनाम किया जाए वो करने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इसमें बिल्कुल नहीं हूँ। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अब क्या कोई लीगल एक्शन आपकी तरफ से होगा, क्योंकि जिस तरीके से लिस्ट सामने आ रही है उसके बाद क्या सेकंड वो तो बाद में की बात होगी जब इसका आएगा। अभी तो ये अखबार ये तो अभी उछाले रहे हैं, जब इसका ये सामने आएगा तो उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग कार्रवाई करेंगे जो हमें करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर साहब क्या वाकईतन रोशनी एक्ट एक गलत एक्ट था जिससे जम्मू कश्मीर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ? क्योंकि जिस तरीके के इसको प्रिटेंड किया जा रहा है कि हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मैं नहीं कहूँगा एक्ट गलत नहीं था, ये गलत बात है कि गलत नहीं था। हमें क्योंकि जो हमने यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट बनाने थे उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंटर गारंटी दे नहीं रही, तो इसके लिए तो कोई तरीका तो इस्तेमाल करना था पैसा इकट्ठा करने के। ये एक बहुत अच्छा, अब कहीं अगर इसका इस्तेमाल गलत हुआ उसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। डॉक्टर साहब ये भी कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो दोनों दफ्तर हैं, चाहे जम्मू का ऑफिस हो या श्रीनगर का ऑफिस हो, दोनों ऑफिस जो हैं वो इसी रोशनी एक्ट के दायरे में आते हैं और इलीगल दोनों खड़े किए गए स्ट्रक्चर। जी मैं नहीं जानता, ये मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, माफी मांगता हूँ। जहाँ तक जम्मू का दफ्तर है वो तो पहले बना हुआ था, रोशनी एक्ट से पहले बना हुआ था और ये भी पहले रोशनी एक्ट से पहले बना हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर इसके रोशनी एक्ट में जो पैसा इनने मांगा था, जो उसका था, वो उसको उस वक्त किया था वो पैसा, और कोई हमने इनसे कोई कंसेशन नहीं मांगा। जो गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त रकम का मांगा गया वो रकम नेशनल
डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है चुनाव के दौरान इस तरीके का माहौल बनाना? जी हाँ, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। ये चाहते हैं कि जितना भी ये कोशिश करेंगे बदनाम करने की, इनकी यह ख्वाहिश है। ये चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला और इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने झुक जाए। हम झुकने वाले नहीं हैं। हमारा मकसद जो है, वो जो इनने 5 अगस्त को किया है वो गलत है, और स्टेटहुड और 35A और 3370 को वापस करें। ये हमारी जुद्दोजहद चलती रहेगी, और ये बहुत चीजें हमें पता नहीं खुदा जाने कितनी कितनी तकलीफों में डालेंगे कि हम अपना जो रास्ता है उसको तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। फारूक साहब, एक आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, चूंकि डीडीसी चुनाव चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पार्टियां कैंपेन भी कर रही है, लेकिन पीपल्स अलायंस उस बड़े पैमाने पर कैंपेन नहीं चला रही है। इसके पीछे मैं आपको ये बताऊं ना, हमारे लिस्ट जो है वो पूरी हो जाएगी। आप देखेंगे इसी हफ्ते में हमारे लीडर निकलेंगे, कैंपेन करेंगे। अफसोस से ये हुआ कि हम लोगों को क्वारंटीन में जाना पड़ा जी, क्योंकि हम क्वारंटीन में रहे, क्योंकि कोई कांटेक्ट हुआ था हम कोरोना वायरस वाले के साथ, इसलिए हम लोग क्वारंटीन में है। इंशाल्लाह इस हफ्ते में क्वारंटीन खत्म हो जाएगा, और मैं भी और उमर भी हम लोग जोर शोर से इस कैंपेन में शामिल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब श्रीनगर से बात करने के लिए। चल नाज़रीन, आपने देखा और आपने सुना भी कि जो इशफाक गौहर ने बात की है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ, और फारूक अब्दुल्ला का मानना है कि उनके खिलाफ साजिश है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक्ट में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन ये वही कानून था जिससे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने गलत करार दिया और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। तो इस वजह से इस वक्त हमारे साथ हमारे साथी इशफाक गौहर जुड़ चुके हैं। गौहर, आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ जो आपकी बातचीत हुई है, क्या कुछ आप अक्स कर रहे हैं इस चीज से, क्योंकि उनका मानना है कि यह उन्हें तंग करने की कोशिश है? देखिए, बिल्कुल टाइमिंग ज़रूर है जिस पर सवाल किए जा सकते हैं, क्योंकि जब डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं तो उस वक्त जब इस तरीके का माहौल बनेगा तो ज़रूर सवाल जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से पूछे जा रहे हैं कि देखिए ये तो चीज़ गलत है, आप उस वक्त ये चीज़ें करें जब चुनाव है। ये उनका व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन मामला देखना होगा कि ये कब से ज़ेर समाअत था। तब चुनाव बिल्कुल भी नहीं थे, और चुनाव के बारे में शायद डीडीसी के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन उस वक्त ये अहकामात सामने आए हाईकोर्ट के, और हाईकोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस देते हुए सभी इंतजामिया को कहा था कि अब वो सारे नाम लाइए जिन्होंने चाहे रोशनी एक्ट के तहत खिलाफ वर्जी की है, काबिज हुए हैं, या उन्होंने स्टेट या फॉरेस्ट लैंड को खरीदा है या उस पर कब्जा किया है, सारी लिस्ट दे दीजिए। फॉरेस्ट लैंड के अंदर भी आप देखेंगे 1-2 दिन के अंदर अंदर जो 40,000 से ज्यादा लोगों की लिस्ट आएगी, होश उड़ जाएंगे लोगों के जब वो ये देखेंगे कि टॉप ब्यूरोक्रेट्स ने किस तरीके से प्राइम लोकेशन पर फॉरेस्ट लैंड को कब्जा किया। लेकिन जहां तक इस रोशनी एक्ट की बात करेंगे तो फारूक अब्दुल्ला ने आज ये क्लियर कर दिया है कि ये एक्ट वक्त की मजबूरी थी, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट्स के लिए हमने काउंटर गारंटी देनी थी, और साल 96-97 में जब हुकूमत बनी थी तो उतना पैसा स्टेट के पास नहीं था। इन कंसल्टेशन विद द यूनियन हमने ये कानून बनवाया था, और ये मकसद था कि स्टेट को एक फायदा मिले। अगर इसमें कोई गलतियां हुई हैं तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं देखता है, उसके लिए मिनिस्टर्स होते हैं, उसके नीचे अमला होता है। हो सकता है कोई गलती भी हुई हो, लेकिन बाय एंड लार्ज कानून रियासत के हित में था। लेकिन अब जिस तरीके से इस पर सियासत हो रही है वो बदकिस्मती है। गौहर, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से इस मामले को घपले का नाम दिया गया है, स्कैम का नाम दिया गया है, हालांकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही है उसमें यह भी कहा गया है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू 10 लाख रुपए था, लेकिन 10 लाख के बदले सिर्फ 1 लाख या 1.5 लाख रुपए वहां पर जमा किया गया, तो इससे कैसे आप कहेंगे कि यह घपला है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि उस वक्त जो कवानीन बना गए या उसकी कमी थी, या स्टेट असेंबली की इसकी कंसेंट नहीं थी, अप्रूवल नहीं था, तो घपले का नाम कैसे दिया जा सकता है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां जैसे चाहे इसको ले, लेकिन टेक्निकलिटीज में इसमें काफ़ी ज़्यादा कोताहियां थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी देर में गुलाम नबी आज़ाद इस पर रेस्पॉन्ड करे, क्योंकि उन्होंने इस बात का एश्योर किया कि वो इस पर बात करेंगे, क्योंकि उनके टेन्योर में इसको बड़े पैमाने पर लिया गया था, जिसके बाद ये सवाल ज़्यादा उठ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल जो इस वक्त ये है कि जब ये कानून बना था तो उस वक्त जब ये कानून नाफिज भी किया गया तो उस वक्त शायद इस पर इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी। जब PIL चला गया उसके बाद अदालत की नोटिस में
यह मामला है, उसके बाद पता लगा कि इसमें गवर्नर साहब की कंजर नहीं और 10 तरह की खामियां जो है इसमें, तभी जाकर यह कहा गया कि ये जनाब एक स्कैम है जो शायद जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इसको देखा जाए। जो 25,000 करोड़ रुपए की बात हो रही थी जिसमें सिर्फ 8 या 9,000 करोड़ रुपया आया, उसको लेते हुए इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों से कोताहियां हुई है या पॉलिटिकल विल में कमी थी। यही वजह कि हिज़्ब इख्तिदार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी और उनकी हामी जमातें हैं वो इसको स्कैम बता रही है। लेकिन इन लेटर एंड स्पिरिट जब आप फारूक अब्दुल्ला की आंख से इसको देखेंगे, उनका मानना कि बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, स्कैम बिल्कुल भी नहीं है। उनकी जमीनें जो है, मकान जो है वो मिल्कियती है, लेकिन दफ्तर के बारे में जरूर उन्होंने क्लियर किया कि एक दफ्तर उनका जो है वो श्रीनगर वाला ऑफिस जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल ली है, उसके बाद पेमेंट जमा किया गया और जो ड्यूकॉम ने पेमेंट उस वक्त की रखी थी उसी हिसाब से पेमेंट दी गई है। तो यहां पर ये जो मामला है ये अब थोड़ा सा पेचीदा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि फारूक का मानना था कि आप सिर्फ चंद दिन इंतजार कीजिए, हम अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। गवर्नर साहब, आपसे आखिर में और मुख्तसरन जानना चाहूंगा, अगर ये घपला होगा और किसी का नाम भी इसमें आ जाता है तो कानून के मुताबिक, क्योंकि आपने काफी वक्त से इस मामले को या इस स्टोरी को आप परस्यू कर रहे हैं, कई सारे लॉयर्स के साथ भी आपने बात की होगी, जो कानून के जानकार हैं उनके साथ भी बात की होगी, तो क्या आपको लग रहा है कि जो इसमें मुलविस होंगे, चाहे जिसने जमीन खरीदी भी है, कम कीमत में खरीदी है, तो क्या उन्हें सजा दी जा सकती है या कि फिर उनका नाम वेबसाइट पर लाकर ही उन्हें मुश्तहर किया जा सकता है? देखिए, जिसने नाम लिया वो या जिसने ज़मीन ली वो बेचारा किसी भी तरीके से आप उसको फर्द जुर्म में नहीं डालेंगे कि उससे गलती हुई है। गलती उससे हुई है जिसने एट द एंड ऑफ द डे फॉर्म पे साइन किया है, वो अफसर है, चाहे वो सूबाई कमिश्नर साहब के दफ्तर में कोई हो या रेवेन्यू ऑफिस में कोई हो या चीफ सेक्रेटरी लेवल पर कोई हो, जिन्होंने ये फैसला लिया कि 10 रुपए की जमीन को हमने 8 रुपया लेना है या 6 रुपया लेना है, उस कमेटी से गलतियां हुई हैं और उसके बाद जब उसकी इंप्लीमेंटेशन हुई है तो वहां पर कोताहियां हुई है। मेरे ख्याल से अगर अकाउंटेबिलिटी लानी है तो आपने फ्रॉम द टॉप टू बॉटम जाना पड़ेगा। आप बॉटम से टॉप जाएंगे तो शायद ऊपर जाते जाते बहुत सारा दम निकल जाएगा और बाद में ये केस कहीं का भी नहीं रहेगा, क्योंकि आज पहले दिन ही जिस तरीके का काउंटर किया गया है वो देखने लायक है। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर जो चीफ सेक्रेटरी रैंक के हमारे अफसर जम्मू कश्मीर के अंदर रहे हैं, उन्होंने आज रेस्पॉन्ड किया है। उन्होंने कहा कि जिस जमीन को लेकर विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है वो तो पुश्तैनी जमीन है, और उसके बाद बाकायदा तौर पर जो उस वक्त का एक्ट था उस एक्ट के तहत मैंने पैसा जमा किया है, मेरा फ्रॉड नहीं है और मेरे नाम को उछाला जा रहा है। हसीब द्राबू साहब की अपनी एक छोरी है, वो कह रहे कि नहीं रुके तो मैं कोर्ट जाऊंगा। तो ये इस तरीके की कहानियां डेवलप हो रही है, तो ये साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर कोई भी इनमें से सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो मामला यू टर्न लेगा, वहां से कुछ भी हो सकता है। चलिए गवर्नर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी इस मामले को लेकर देने के लिए। कहीं ना कहीं अब मामला जो है काफी शदीद बनता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जो पार्टीज हैं जिन्होंने जमीन ली हुई हैं उन्हें 10 लाख की जमीन अगर 1.5 लाख में ही दी गई है और उसके बाद उन्हें कागजात दिए गए, तो अब सवाल यह उठता है कि उनकी गलती कहां पर है। और जो अधिकारी थे, जो उस वक्त अफसरान थे, उन्होंने अगर उनके दस्तखत उन कागजात पर हैं तो जमीन लेने वालों की गलती कहां पर है। और इस हवाले से जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो भी आप कहीं ना कहीं कोर्ट का रुख कर रहे हैं, और अब कोर्ट में ही पता चलेगा कि उनकी तरफ से जो उनकी दलील है उसमें कितना दम है, और जो सरकार दावे कर रही है और इस मामले को घपले का नाम दिया गया है कि यह सियासत तो नहीं है, यह भी अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं डीडीसी इंतखाबात की, क्योंकि कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज वादी कश्मीर के अंदर ऐसी भी हैं जहां पर पीपल्स अलायंस ने कैंडिडेट्स उठाए हैं। हालांकि कैंडिडेट्स पीपल्स अलायंस ने उठाए, लेकिन उसके बाद हमने देखा या उसके बावजूद हमने देखा कि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है जो जिसे पीपल्स अलायंस की जानब से टिकट मिला है, लेकिन वहीं पर पीडीपी की जानब से भी कैंडिडेट उठाया गया। या बाज ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं जहां पीपल्स अलायंस के नाम पर पीडीपी को टिकट मिला था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपोजिट में कैंडिडेट्स उठाए हैं। अगर इसी तरह का माहौल रहा, कहीं इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि दोनों की लड़ाई तीसरी की जीत बन सकता है? इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ है सईद रूफ फारूकी। रूफ, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं वादी कश्मीर के अंदर जहां पे हमने देखा कि कंसेंसस नहीं बन रहा है। हालांकि पीपल्स अलायंस का नाम तो दिया गया है किसी न किसी कैंडिडेट को, लेकिन उसके बावजूद जो अलायंस का हिस्सा है पार्टियां, वही दूसरा कैंडिडेट भी उठाती हैं, तो उससे अपनी पार्टी, जिससे पीपल्स अलायंस के लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी को कहीं फायदा मिलता नजर तो नहीं आ रहा है।
देखिए हिलाल, बेशतर ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे अलायंस के कैंडिडेट्स खड़े हैं और ज्यादा तादाद वही है। अब कहीं पे तालमेल नहीं बना, क्योंकि जहां पे भी लीडरशिप से हमने बात की, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जल्द में इलेक्शंस का ऐलान कर दिया, जिस वजह से उनको वर्कआउट करने का मौका नहीं मिला। इस वजह से जहां पे भी आप दोनों पार्टी के कैंडिडेट जो खड़े हो गए हैं, वहां पे जो अपोजिट कैंडिडेट है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का या कोई और हो, या तो है ही नहीं या वो काफी ज्यादा कमजोर कैंडिडेट है, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया है और पीडीपी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। मगर या जिस तरह अलायंस का यह कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, उसमें उनकी तब्दीली नहीं है, वो कहीं उसमें वो अपना मंशूर तब्दील नहीं किया है। मगर कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज बिल्कुल है जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट भी आ गया है, जहां पे पीडीपी का कैंडिडेट भी आ गया है, मगर वहां पे या तो अपोजिट कैंडिडेट है ही नहीं या बिल्कुल वो कमजोर है, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि वहां पे इलेक्शन में बीजेपी या बाकी कोई और जो पार्टी है वो सीट नहीं ले सकती है। साफ ये मानना है कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर एनसी और पीडीपी के लोग जो कि गुपकार अलायंस का हिस्सा है आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें यह लग रहा है कि यहाँ जो तीसरी पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है या अपनी पार्टी है, उनकी साख्त वैसी नहीं है कि वो किसी भी कैंडिडेट के साथ कंपीट कर सके और इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में एनसी और पीडीपी के दरमियानी मुकाबला हो सकता है। बिल्कुल, देखिए हिलाल, जब भी लीडरशिप इस तरह की बात करती है इलेक्शन में कैंडिडेट्स का डिसाइड करना, जिनको मैंडेट दिया जाता है, तो हर एक मामले को, हर एक जावे को पहले परखा जाता है, देखा जाता है। जहां पे भी उनको लगा कि अपोजिट कैंडिडेट स्ट्रांग हो सकता है, वहां पे वो सीट निकाल सकते हैं। वहां पे उन्होंने पार्टी लीडरान की बात भी नहीं सुनी है, चाहे अलायंस में जितने भी लीडरान है। अगर उनको अपनी पार्टी ने कहीं इंसिस्ट भी किया कि यहाँ पे हम अपना कैंडिडेट भी खड़ा करेंगे, वहां पे उन्होंने नहीं माना है। अब जहां पे कैंडिडेट खड़ा किया गया, वहां पे उनको बिल्कुल लग रहा है कि वहां पे अपोजिट कैंडिडेट ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सीट निकाले, पीडीपी सीट निकाले, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मगर आखिर पर रूप जानना चाहूंगा कि आप इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए हैं, आपने देखा कि लोगों का मूड किस तरह है, तो क्या आपको लग रहा है कि जो पोल परसेंटेज होगा वो किसी हद तक इस बार नजर आएगा? क्योंकि लोगों के अंदर जो अभी उस तरह के जल से जुलूस नहीं हो रहे हैं, वो माहौल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि लोग वोट के लिए बाहर निकलेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आज की बात करें हिलाल, आज मैं सेंट्रल कश्मीर के जिला बडगाम के चाडोरा इलाके में आया था और वहां पे चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसीज में गए थे। जो डीडीसी कैंडिडेट्स हैं, पीडीपी के जो नॉमिनेट कैंडिडेट हैं अलायंस के, उनको आज अपना जो नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करना था। ऐसी रैली दिखाई गई थी, काफी लोग जो थे वो बाहर सड़कों पे थे, कैंडिडेट के साथ थे, जब नाराबाजी कर रहे थे, गाड़ियों की काफी ज्यादा लाइन लगी थी, ट्रांसपोर्ट को रोकना पड़ा। और हम ये कह सकते हैं वो जोश और वो वलवला जो हम कई साल पहले देख रहे थे, वो आज हमको यहाँ पे देखने मिला। वहां पे हमने जो लोगों के साथ बात की है या लोगों का जो हमने जोश देखा, तो ऐसा लग रहा है कि वोट परसेंटेज काफी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद कहीं ना कहीं लोगों की जो है कोशिश है कि इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे और अलायंस के कैंडिडेट्स को खासकर वो सपोर्ट करे, क्योंकि जिस तरह अब अलायंस जिस मूड में है और जिस वजह से वो सामने आ रही है, वो ऐसा लग रहा है कि ये जो इलेक्शन है इसमें वोट परसेंटेज काफी ज्यादा हो सकती है। चलिए रूप, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी फराहम करने के लिए। थे सईद रूप फारूकी जो हमें तफसीलात बता रहे थे, और उनका मानना है कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर एनसी और पीडीपी आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें लग रहा है कि यहां पर तीसरी कोई पार्टी, चाहे अपनी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है या कोई और पार्टी है, उनका ज्यादा मुकाबला नहीं है। ये सईद रूप फारूक का मानना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो डेवलपमेंट के नाम पर ये इंतखाबात लड़ रहे हैं, जबकि पीपल्स अलायंस का मानना है कि ये 370 के हवाले से नई दिल्ली को एक पैगाम देना होगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर में क्रिकेट की, क्योंकि हर किसी मैदान में जब जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जिक्र किया जाए, चाहे पढ़ने में हो या खेल कूद में, तो उन्होंने यहाँ का नाम हमेशा फख्र से ऊंचा किया है। लेकिन यहाँ पर वो खेल कूद के हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नज़र नहीं आ रहा है, जिसका इस्तेमाल करके यहाँ के बच्चे, यहाँ के खिलाड़ी नेशनल सतह पर या इंटरनेशनल सतह पर अपना नाम कमाए और जम्मू कश्मीर का नाम फख्र से ऊंचा करे। और इस हवाले से आप अगरचे सरकार भी काफ़ी वक्त से दावे करते आई हैं कि वो यहाँ बुनियादी ढांचे को फ़रोग देने के हवाले से इस पर काम कर रही हैं, वहीं पर कोचेस का जहाँ जिक्र करेंगे कि उन्हें कैसे मशवरे दिए जाए, क्या टेक्निकलिटीज़ या क्या टेक्निक्स अपनाने हैं, किसी भी खिलाड़ी को कैसे रास्ता दिखाना है, उस हवाले से अब एक पहल हो रही है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो स्पोर्ट्स काउंसिल है, और स्पोर्ट्स काउंसिल का अब यहाँ एक MOU साइन हुआ है जो सुरेश रैना क्रिकेट एकेडमी है उनके साथ, और इस हवाले से आज जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने बाज़ाब्ता तौर पर सुरेश रैना की क्रिकेट एकेडमी के साथ
ये एग्रीमेंट किया है जिसमें कहा गया है कि अब वो जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिकेट को लेकर नौजवानों को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग देंगे, उन्हें सलाह मशवरे फराम किए जाएंगे, उन्हें गाइडलाइंस या उन्हें ये रास्ता दिखाया जाएगा कि वह कैसे जम्मू कश्मीर से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम कमा सके और जम्मू कश्मीर का नाम जो है फख्र से ऊंचा कर सके। इस हवाले से आज बाज़ाब्ता तौर पर एक MOU साइन हुआ और MOU साइन करने के बाद सुरेश रैना ने मीडिया ब्रीफिंग भी दी, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा आइए आपकी नज़र करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग को बेस्ट विशेष चाहिए। अगर आप कुछ निकालोगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलती रहेंगी। वो जैसे सर ने बोला कि बेरी सर आए, जड्डूपा आए, इरफान पठान ने जो काम किया तो बहुत अच्छा काम किया। तो प्लेयर रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल भी खेली जैन के, उसके इतने सारे प्लेयर ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं IPL को, अंडर-19 इंडिया भी खेले हैं वो। तो कोच आपको बता सकता है कि आपको रास्ता क्या है। वो एंड ऑफ द डे प्लेयर को ही मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आप लोग का बड़ा अहम योगदान बनता है कि उन बच्चों को आप इतना मोटिवेट करो तो उतनी मेहनत करें कि कल को जब हिंदुस्तान के लिए खेलें तो आप लोग का बड़ा नाम हो पाओ। नहीं, बिल्कुल गांव पे ध्यान है। हम लोग ने 3 जम्मू में ग्राउंड आइडेंटिफाई किए हैं, 3 श्रीनगर में किए हैं। तो जब धीरे धीरे जैसे यहाँ पे टूर्नामेंट्स होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अभी मैं फिर वापस आऊँगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। जम्मू में हमारा 3 दिन का कैंप लगेगा। जो भी बच्चे ट्रायल देने आएंगे तो गाँव के बच्चे खेले। मैं खुद गाँव से खेला हूँ यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि वहाँ से काफ़ी टैलेंट बाहर रहा है। तो वी रियली नीड टू बी पॉजिटिव अराउंड दिस। आई होप कि मेहनत होगी तो ऊपर वाला जरूर साथ देना। तो यूपी से और जम्मू का जब मैच हुआ था तो 3 दिन या 3.5 दिन में ख़त्म हुआ था। मैं तो बहुत टैलेंट है। जैसे आपने जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा है यहाँ पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे जो बॉल सीम होता है वो दूसरे इलाकों में नहीं होता। वो क्या वेदर कंडीशन बहुत सूटेबल है फास्ट बॉलर के लिए। मुझे याद है 2-3 फास्ट बॉलर भी है। एक नज़ीर प्लेयर होता था, वो भी हमारे साथ खेला है। उसका एक फास्ट बॉलर थे, उनका नाम नहीं पता हमें, काफ़ी अच्छा उन्होंने बॉलिंग किया। तो मुझे लगता है कि जब धीरे धीरे रणजी ट्रॉफी का प्रोसेस बहुत बड़ा है और अभी इतना शॉर्टर फॉर्मेट चल रहा है क्योंकि कमर्शियल हो गया है गेम, इतना सारा फ्रेंचाइजी है, देन इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी। तो ऐसा जो छोटे गांव से सब लोग टैलेंट आ रहे हैं तो खेल यहाँ से भी खेला जाता है, यहाँ से थोड़ा भी ज़्यादा हो गया है कि उसके लिए आपकी फिटनेस ज़रूरी है। और जम्मू कश्मीर का जो हाईलिट्यूड एटमॉस्फेयर है, यहाँ के ऑलरेडी प्लेयर्स फिट हैं वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बच्चे मेहनत करेंगे तो चाहे हो सकता है आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर की एक IPL की टीम हो, चाहे वो 5 साल हो 10 साल हो, तो आई होप कि ऐसा कोई टीम बने और यहाँ के बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट करें। नाज़रीन, हाल ही में आपको मालूम ही होगा कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के कुछ नौजवान 2 भाई आपस में थे। वो दिल्ली के अंदर उनकी गुमशुदगी के हवाले से खबर चली कि वो मिसिंग है और उसके बाद उनके लवाहकी ने, उनके पेरेंट्स ने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है महमूदपुरा में यानी कुलगाम के अंदर, वहाँ पे उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि उनके साथ कोई राब्ता नहीं हो रहा है। और उसके बाद जो कुलगाम पुलिस है उन्होंने राब्ता किया दिल्ली पुलिस के साथ और उस पर जो दिल्ली पुलिस की साइबर सेल है उनकी इन्वॉल्वमेंट भी आ गई और बिलाखिर उन्हें कल दिल्ली की लोधी कॉलोनी जो है वहाँ से उन्हें बाजियाब किया गया है और उनके साथ राब्ता हुआ है। लेकिन इस कोशिश में जो पुलिस की एक अच्छी कोशिश रही है उन्हें ट्रेस आउट करने की या उन्हें बाजियाब करने की, उसके लिए उन दोनों नौजवानों के वालिदैन ने, उनके लवाहिकीन ने जम्मू कश्मीर पुलिस का और खुसूसन जो DSP है वहाँ GM भट्ट और देविंदर सिंह जो कि SHO है उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और उनका कहना है और उनका मानना है कि उनकी काविशों या उनकी कोशिशों के नतीजे में ही इन बच्चों को बाजियाब किया गया, क्योंकि एक टीम जम्मू कश्मीर पुलिस की वहाँ कुलगाम से जो उनके लवाहिकीन हैं उनके साथ दिल्ली चली गई और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों के साथ वहाँ पे मुलाकात की है। और इस कोशिश के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस का और खुसूसन GM भट्ट और उसके साथ साथ देविंदर सिंह का शुक्रिया अदा किया। आज गई कोलगाम पुलिस FIR तोट इंशाल्लाह रहमान तमो कोर यूत मदद अत कि सती कोर तमो टीम पुलिस रवान योर आज दी गाड़ी तम गाड़ी थे 2 ड्राइवर युत तम रोत रात तोत वो स्टाफस पे योतन तमो लोकेशन तत पे कोर तमो तथ करनाल पुलिस सो तमो रबत हजर तमो ओन बाज़ाब्त पे रातन रंगर यपर नमन ये पन्न अफसरन हंद SP साहब DC साहब DSP साहब SHO साहब तहरीगम साहबन तोर अत सही मदद अल्लाह ताला कर प्रेथ कुन काम मदद यमो वन अन अचन गाश अल्लाह ताला अन तिम बाज़ाब्त थन गाश होश बराबर क्या गरीबन हूँ मसल बूजुक सती शुक्र गुजार SP साहब योत हजरत तम कोर टीम रवान कोर यमो सारे न्यूज़ो कोर यह हमेशा हेडलाइट मदद कोरुक
अल्लाह ताला करें तिम ते मदद सेहत सलामत है तमाम इलाकस ती। बात करते हैं अवंतीपुरा की। यहाँ के लोगों की भी कई सारी शिकायत है और अवंतीपुरा में आज जो शॉपकीपर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उन्होंने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया और एहतजाज की वजह यही है कि उन्हें कहा जा रहा है कि वो अपनी दुकानों से सामान जो बाकी चीज़ें हैं वो निकालें, क्योंकि उन्हें नोटिस थमा दी गई है कि ये दुकानें मुनहदिम करनी हैं और उसको लेकर वो काफ़ी आग बगोला हुए और काफ़ी उनमें नाराज़गी भी पाई जा रही थी। उन्होंने एहतजाज के दौरान क्या कहा, आइए देखते हैं। दुकानदार ये खार मोड़ वूत फोर बुझू दुकानदार वन ऐसे करो डिमॉलिश। ठीक वन कि तुम करो डिमॉलिश अगर मतलब तुम करो मगर अजक कम मतलब फुर्सत है यप वंद रस यप दुकानदार बे ाण पन रोजगार सह कम से कम मतलब तमिस कत तूत टाइम मिलन सह रोजगार पन मतलब कर मतलब बे तलाश या सह मकान वोल यमिस सोरे मकान वोत पे तमिस शुरन मतलब शेल्टर कुन वंद रस मज तो थोड़ा टाइम दो बे मार्केट 40 फुट वाइडिंग कर 50 फुट वाइडिंग कर क्या गो खाली मतलब अकिस हाथ फुट अकिस कथामत फुट मतलब कम से कम मतलब कह क्राइटेरिया गोस इंसाफा गोस गई कह अपील गवर्नमेंट कर दो मोहलत यीस काल दुकानदार रोजगार पन ान कुछ कर बदल क्या मतलब अल्टरनेटिव बे मकान गसान तिम शेल्टरा गोस ग मतलब यम त्रो वत पे मत त्रो मतलब अत क्या मतलब इंसाफ कह इंसाफ करो बाकी जेन्युइनली ये तुलन वाइडिंग कर जितना मतलब एज पर रूल्स है जितना है तो हम देंगे। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट इख्तिताम करने की दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।